राजीव शर्मा। मराठी में अल्लाहू अकबर क्या मानेंगे मुस्लिम ब्रदर? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी, हिंदी भाषी लोगों की पिटाई के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे को मदरसों में मराठी पढ़ाने की चुनौती दे डाली। चुनौती दी कि क्या वो मदरसों में जाकर जबरन मराठी बुलवा सकते हैं, क्या मुसलमानों को जबरन मराठी में अजान देने के लिए कह सकते हैं। लेकिन इस चुनौती का जवाब देने के लिए ठाकरे ब्रदर्स सामने नहीं आए। दोनों भाइयों ने चुप्पी साध ली, लेकिन मराठी के नाम पर गुंडागर्दी से बाज नहीं आए। एक बार फिर मनसे के गुंडों ने मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार को पीटा, सड़कों पर उसकी परेड करवाई, जिसका गुनाह था कि उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था जहां मनसे के कार्यकर्ताओं ने उस पर मराठियों के अपमान का आरोप लगा दिया। दुकान में घुसकर पहले पीटा गया, फिर पुलिस के भी हवाले कर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र पुलिस मनसे के गुंडों के आगे बेबस हो गई है? आखिर गुंडागर्दी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ, उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे याचं, कोणी घ्यायचं खरेदी। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे की ये सीधी चुनौती थी उद्धव और राज ठाकरे को, जो मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हिंदी बोलने वालों को पिटवा रहे हैं, मराठी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन जब नीतीश राणे ने मदरसों में मराठी बुलवाने की चुनौती दी, दोनों भाइयों ने चुप्पी साध ली। उद्धव और राज ठाकरे खामोश हो गए, लेकिन इस खामोशी पर कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि हिंदी बोलने पर पिटवाएंगे, लेकिन क्या मदरसे में मराठी पढ़ाएंगे? क्या नीतीश राणे की चुनौती को कबूल करेंगे? क्या मदरसों में मराठी पढ़ाने के लिए कोई कदम उठाएंगे? क्या महाराष्ट्र के मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाएंगे? क्या मुस्लिमों को उद्धव और राज ठाकरे मना पाएंगे? क्या मुस्लिमों को मराठी में अजान देने के लिए कहेंगे? इन सवालों का जवाब तो उद्धव और राज ठाकरे ने अभी तक नहीं दिया, लेकिन नीतीश राणे के बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को और गर्मा दिया। हिंदी मराठी पर छिड़ी लड़ाई को मदरसों और मुस्लिमों तक ला दिया। नीतीश राणे जी कौन होते हैं हमको बोलने वाले? क्या मैं इनसे कहूं कि आप जो है, आपका जो धर्म पुस्तक है वो आप जो है मराठी में पढ़िए और उसको संस्कृत में मत पढ़िए, या जिसमें लिखी मत पढ़िए? ये सब बातें नहीं। ये धर्म के बीच में इंटरफेयर करना कोई जरूरी नहीं। वो कुछ नहीं होते हैं कि ये हर एक सांप आ रहे। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे। वो तो उनका निकाल के देखो आप। किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज अब महंगी पड़ेंगी, क्योंकि मराठी भाषिक भी लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़े विवाद के बीच मराठी के नाम पर राज ठाकरे के गुंडों की गुंडागर्दी की एक और तस्वीर सामने आ गई। सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे याचं, लक्ष आलं काय? काय करायचं आम्ही? मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार की जमकर पिटाई की, गालियां दी, सरेआम उसे सड़कों पर घुमाया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका गुनाह था कि उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था जहां मनसे के गुंडों ने आरोप लगाया कि दुकानदार ने मराठियों का अपमान किया। लेकिन मराठी के नाम पर खुलेआम हो रही इस गुंडागर्दी पर कई सवाल भी खड़े हो गए। सवाल है कि क्या मराठी के नाम पर मनसे के गुंडे मनमानी करेंगे? क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करेंगे? क्या ऐसे ही हिंदी भाषी लोगों को पीटते रहेंगे? क्या कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहेंगे? क्या पुलिस की नाक के नीचे गुंडागर्दी करेंगे? क्या मनसे के गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? सवाल महाराष्ट्र की पुलिस से भी है, जो इन गुंडों पर लगाम नहीं लगा पा रही। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे राज ठाकरे के गुंडों पर कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ऐसे में सवाल है कि क्या मनसे के गुंडों के आगे महाराष्ट्र पुलिस बेबस हो गई है? क्या महाराष्ट्र पुलिस किसी दबाव में है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सर्वांना जय महाराष्ट्र। हा एक मारवाडी आहे, इकडे दुकान आहे याचं।
तो क्या हो रहा है महाराष्ट्र में हम सभी बेहतर तरीके से जानते और समझ रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम सभी समझ रहे हैं। लेकिन क्या राजनीतिक दल समझ के भी नासमझ बन रहे हैं या फिर वो कोई और हित साधने की इस वक्त कोशिश में है? जब तक वो हित सध नहीं जाता तब तक ये सारे बयानबाजी चलती ही रहेंगी। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हाजी नाजिम खान, मेरे साथ नाजिया इलाही सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ी हुई हैं, संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और राकेश शेट्टी मेरे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है राकेश भाई। मैं शुरुआत आपके साथ ही कर लूं तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। दो चीजें हैं राकेश भाई, 2 मिनट का समय मैं आपको दूंगा और दोनों आप समझाइएगा। एक तो ये जो इस वक्त चल रहा है मनसे की मारपीट के बीच जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है, नीतीश कुछ कह रहे हैं, मनसे ने आज फिर एक मारवाड़ी दुकानदार को पीट दिया केवल स्टेटस लगाने के ऊपर। क्या ये बात आपको भी दिख रही है कि 5 साल मराठी याद नहीं आती, लेकिन जब कुछ खास पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तब मराठी जरूर याद आने लगती है महाराष्ट्र में? राकेश भाई देखिए, शुक्रिया मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। बहुत धन्यवाद कि आप आए। आपको पहली बात तो ये बता दूं कि जो मारवाड़ी लड़के के साथ मारपीट हुआ उसका हम निषेध करते हैं और सवाल पूछना चाहिए देवेंद्र फडणवीस जी को, जो गृह मंत्री है और गृह मंत्री होते हुए मुख्यमंत्री भी हैं। क्या वो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रहे? क्या गृह मंत्री अपना काम नहीं कर पा रहे? और सवाल ये भी है कि जब महाराष्ट्र में जोरदार बारिश के बीच में हम देख रहे कि गटर हो, सड़क हो, उसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे, तो क्या ये सारा मामला, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उससे डाइवर्ट करने का कोशिश क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? और ये भी सवाल उठता है कि जो लड़के ने, अब मैं उसको मारवाड़ी लड़का नहीं कहूंगा, जो लड़के ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में क्या लिखा था, उसने लिखा था, देख लिया राजस्थानी का पावर, मराठी को महाराष्ट्र में ही पेल दिया, हम मारवाड़ी है, हमारा सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ये जो व्हाट्सएप स्टेटस इस लड़के ने लगाया है, तो ये पूछना पड़ेगा पुलिस को और कार्रवाई करना पड़ेगा कि ऐसा स्टेटस आप किसके बोलने पे लगा रहे, क्योंकि ये कोई आदमी, आप मुंबई महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में मराठी आदमी को खुलेआम गाली दे रहे हो। अगर आप मेडिकल शॉप चलाते तो आपका स्टेटस लोगों को कैसे बेहतर हेल्थ रखना चाहिए उसका टिप्स होना चाहिए, मगर आप मराठी आदमी को पेल दिया ऐसे लिख रहे। तो ये बात बहुत ही सीरियस है और ये मुझे जो दिख रहा है पिछले 1 हफ्ते में, कभी मीरा भाईंदर में हुआ, कभी घाटकोपर में मारा जा रहा है, और ये जो मारपीट का सिलसिला है, मैं समझता हूं इसका जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस। राकेश भाई एक चीज बताइए, आपने कहा कि उसने गलत लिखा, मैंने देखा नहीं है उसका स्टेटस, लेकिन ये सारी बातें पता चली। मैं पढ़ के सुनाता हूं। नहीं, मैंने सुन लिया, मैंने बार मत रिपीट कीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसने गलत किया तो पुलिस पहले आती है या सड़क पर पिटाई करने के लिए कार्यकर्ता? राजीव जी, वही तो बात है, पुलिस को लड़के के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। इसलिए मैंने कहा जो मारपीट कर रही है मनसे के लोग वो भी गलत है, मगर ऐसा स्टेटस रखना भी गलत है। नहीं, वो देखिए राकेश भाई, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, एक आइडियोलॉजी है, भी गलत कहकर आप अपने को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ही साथी हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। खैर, मैंने आपको इसीलिए समय दिया क्योंकि आप ही जुड़े हैं अभी। शिवसेना यूबीटी से संजय जी की उम्मीद कर रहा था, संजय जी अभी जुड़े नहीं हैं। लेकिन अब मैं हाजी नाजिम खान आपका रुख करूंगा। हाजी नाजिम खान कहते हैं ताली 2 हाथों से बजती है, हम सभी समझते हैं इस चीज को लेकर। जो कुछ भी होता रहा यहां पर, नीतीश राणे ने क्या जानबूझकर हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें तलाशा है, या फिर नीतीश राणे ने यह कहा है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो नल बाजार, मोहम्मद अली रोड या मदरसों में जाओ और वहां मराठी में यह काम करवा के एक बार दिखाओ, क्योंकि वहां तो जाके करने की आपकी हिम्मत नहीं है। हाँ राजीव जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी एकदम साफ आ रही है नाजिम भाई। हाँ राजीव जी, देखिए नीतीश राणे जी तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब आपको पता होगा भी कुछ समय पहले उन्होंने एक बयान दिया था
महंत रामगिरी ने पैगंबर इस्लाम पर जब अभद्र टिप्पणी करी थी, तब उन्होंने क्या बयान दिया था नीतीश राणी जी ने कि अगर महंत रामगिरी पर अगर किसी ने कुछ कहा भी तो मस्जिदों में घुस के चुन चुन कर मारेंगे। इस तरीके का बयान तो नीतीश राणी जी ने पहले भी दिया था। आखिर मस्जिद के बारे में जिस तरीके की बात करते हैं और ये कहते हैं कि अजान जो है मराठी में पढ़नी चाहिए, भाई अजान तो देखिए अरबी भाषा में है तो वो तो उसी में पढ़ी जाएगी। और रही बात ये कि अगर अल्लाह अकबर, मैंने कहा अगर मराठी में भी अगर ये बोला जाएगा तो अल्लाह अकबर ही बोला जाएगा। और राजीव जी एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये महाराष्ट्र जो है भारत के अंदर है, तो देखिए महाराष्ट्र जब भारत के अंदर है, सभी भारतीयों का अधिकार है कि किसी भी राज्य में जाए और किसी भी राज्य के अंदर जाकर अपना काम धंधा करे। ये देखिए भारत का संविधान उसको परमिशन देता है। लेकिन अगर ये कहें कि भी नहीं आपको मराठी आनी चाहिए, देखिए अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान पे अरबी भी आती है, उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। लेकिन मैं बात करूंगा अपने हिंदी पे, क्योंकि मुझे मेरी मातृभाषा हिंदी है, मुझे अच्छा लगता है हिंदी में बात करना। और वहां पर अगर मराठी भाषा को अगर इस तरीके से कहा जाएगा कि भाई आप मराठी बोलिए, तो भाई मान के चलिए अगर किसी पर नहीं आती मराठी तो कैसे बोल लेगा। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य में जाओ तो वहां के उस राज्य की भाषा जरूर सीखो। भाई सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती अगर किसी पर अगर थोपने की बात करेंगे और उसके साथ मारपीट करेंगे तो ये गलत है। अभी जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश भाई बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूँ देखिए मारपीट किसी का समस्या का हल नहीं है। ये देखिए जांच होनी चाहिए, जांच में ये पता चलना चाहिए कि उसने व्हाट्सएप पे इस तरीके का मैसेज क्यों लिखा। भाई अगर कोई परेशानी थी या कुछ भी था तो जाके प्रशासन से कहता है। और दूसरा जो सवाल अभी आपने कहा था कि प्रशासन पहले पहुंच जाता है या फिर वहां जो पीटने वाले वो पहले, तो देखिए इसमें प्रशासन को गंभीरता से सोचना चाहिए कि भी उनके इस तरीके के अंजाम जो दे रहे हैं घटना को, उन लोगों पर नजर रखनी चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। अभी हम आपस में जब भाई भाई है तो हमें आपस में लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा। भाई हाँ, अगर भाषा का मतलब है तो देखिए भाषा सीखनी चाहिए किसी भी राज्य की, मगर ये नहीं कि आपको जबरदस्ती अगर ये कहा जाए कि जी आपको बोलनी ही पड़ेगी, ये तो जबरन हो गया। और जबकि देखिए भारत का संविधान ये कहता है कि आप किसी को भी जबरन किसी भी भाषा या किसी भी चीज को आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते। हाँ, लेकिन सीखने की सख्त जरूरत है। तो मैं तो राजीव जी यही कहूंगा कि देखिए आपस में न बैर रखना, हम सब भाई भाई है। अगर आपको लगता है कि भी अगर मराठी भाषा में अजान पढ़नी चाहिए, मदरसों में मराठी अजान सिखानी चाहिए, तो मैंने तो आपको बता दिया कि अगर अल्लाह अकबर मैंने उर्दू में कहा है तो ये मान के चलने की अगर अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, कहीं पे भी हो तो सिर्फ और सिर्फ यही शब्द पढ़ा जाएगा अल्लाह अकबर। तो अगर मराठी में भी होगा तो मराठी में भी तो यही पढ़ा जाएगा अल्लाह अकबर। तो चेंज कहाँ हो गया? नहीं, वो तो बात आपकी सही है, वो बात आपकी सही, वो मैं भी मान रहा हूं, आपने बड़ा अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन नीतीश राणे ने कहा कि अगर आप लोग जो अलग अलग जगह जाकर इन छोटे मजदूरों को, काम करने वाले ऑटो वालों को अगर मराठी बुलवाने पे पीट रहे हो, तो एक बार आप भाईखला चले जाओ, भिंडी बाजार चले जाओ, नल बाजार चले जाओ, मोहम्मद अली रोड चले जाओ, वहां पर भी उत्तर भारतीय सभी रहते हैं और वहां पर भी लोगों ने कहा कि जबरन तो कोई बुलवा नहीं सकता। तो क्या ये सब कुछ चुनाव की आहट है बीएमसी की, जिसको लेकर ठाकरे ब्रदर्स कर रहे हैं और जिसको लेकर नीतीश राणे भी कर रहे हैं? हाजी नाजिम। देखिए अभी आपने कहा कि देखिए जब ये ऐसी शुभकामनाएं होती है तो जाहिर सी बात है, तो लगता है कि कहीं नजदीक चुनाव तो नहीं है। चाहे किसी भी राज्य की बात होती है, अगर वहां पर अगर किसी के साथ कोई घटना होती है और वहां पर घटनाएं वो बढ़ती जाती हैं, तो जाहिर सी बात है ये सोचने वाली बात होती है हर किसी नागरिक को कि भी वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी आपने चुनाव की बात कही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव हो या ना हो, लेकिन उस बात पर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले हमें इस बात पर जाना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। भाई हम भारतीय, हम अपने संविधान की शपथ लेते, संविधान को पढ़ते हैं, तो हमें भारत के जो संविधान के दायरे में, उसी दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। अब मुस्लिम इलाकों में आप जाइए, किसने आपको रोका? लेकिन मुस्लिम इलाके आपको जबरन ये नहीं कहेंगे कि आप अरबी में बात कीजिए, या आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरी भाषा में बात कीजिए। मुस्लिम इलाके में सिर्फ ये कहेंगे कि आप हमारी जो अपनी हिंदी भाषा है उस हिंदी भाषा में बात कीजिए। अगर आपको इंग्लिश की भाषा आती है तो आप इंग्लिश में बात कीजिए। देखिए अगर आप राजीव जी मेरे से इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं आपका जवाब इंग्लिश में दूंगा, अगर आप मेरे से हिंदी में बात करेंगे तो मेरा जवाब हिंदी में होगा। ये जरूरी नहीं है कि जबरन अगर किसी के ऊपर भाषा थोप दी जाए।
तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है, तो महाराष्ट्र में रहने वाले अपने मराठी भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहां पर जितने भी यूपी के हों, बिहार के हों या अलग अलग राज्य के रह रहे हैं, तो उनसे जबरन आप मराठी भाषा ना बुलवाएं। हाँ, लेकिन मराठी भाषा सीखने की उन सबकी अपनी जिम्मेदारी है। कोई भी किसी भी राज्य में कि अगर कोई परेशानी ना हो तो वहां पर भाषा वो उस राज्य की सीख सकता है, ताकि उसको आने वाले वक्त में परेशानी ना हो। तो नीतीश राणे जी का तो हमेशा इसी तरीके का बयान होता है, लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि आप लोग संविधान पढ़े, संविधान अगर पढ़ेंगे तो संविधान के दायरे में रहकर अगर पढ़ लिया होता और आपकी कही गई बातों पर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये भाषा का विवाद ही नहीं होता। किसी ने बहुत खूब कहा है कि भाषा संवाद के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती है। नाजिया को मैं बीच में लाना चाहूंगा। नाजिया, आपने हाजी नाजिम को सुना, वो बार बार कह रहे हैं हम सभी भाई भाई हैं, संविधान में ऐसा लिखा है, चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मराठी हिंदी विवाद ने आखिर महाराष्ट्र में इतना उग्र मोड़ क्यों ले लिया है? मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। पूरा एलेबोरेट कीजिए, कौन क्या फायदा उठा रहा है और किसके जरिए चीजें बढ़ती जा रही हैं। नाजिया। हर हर महादेव राजीव जी, और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी हर हर महादेव। अद्भुत। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से जानना सबसे पहले चाहूंगी कि अब दिल्ली से उठ करके जब राहुल गांधी महाराष्ट्र के सभा को अटेंड करेंगे तो मराठी में अपनी स्पीच रखेंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है। और प्रियंका वाड्रा जब वायनाड जाएंगी तो कन्नड़ में बात करेंगी। उसके बाद फिर जब वो लोग साउथ की तरफ जाएंगे तो तमिल और तेलुगु में बात करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही राहुल गांधी कूच करेंगे बंगाल की तरफ तो प्रॉपर बंगाली में भी बात करेंगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि अब 28 राज्यों की 28 भाषा हमारे नेता, कांग्रेस के सभी हमारे नेता जो है वो सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस अभी बात की है उससे ये साफ जाहिर होता है। अब आती है दूसरी बात कि आपने कहा राजीव जी कि क्या पुलिस जो है, प्रशासन, वो क्या कमजोर पड़ जा रहा है राज ठाकरे के गुंडों के सामने? बिल्कुल, हर हाल में कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि राज ठाकरे के जो गुंडे हैं वो पाकिस्तानी मानसिकता वाले हैं। राज ठाकरे जैसे दाऊद इब्राहिम के गोद में पला है, पुसाया है और बड़ा हुआ है, और बड़े बड़े टेररिस्ट और टेररिज्म के साथ दोस्ताना में कई फिल्मी हीरोइन का मुजरा और नाच भी देखा है। तो पाकिस्तानी मानसिकता, टेररिज्म मानसिकता के गुंडों के सामने संविधान की रक्षा और सुरक्षा करने वाले और संविधान के, मुझे उम्मीद है नाजिया ये बातें कहते हुए आप पूरी गंभीरता के साथ इन्हें ऑथेंटिकेट भी कर रही होंगी। बिल्कुल, संविधान की रक्षा और सुरक्षा करने वाले और देश के कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले तो कमजोर पड़ ही जाएंगे, बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे। अब आप सोचिए कि एक हाफिज सईद या अजमल कसब जिस हिसाब से गोली, बम, बंदूक और बारूद होटल ताज पर चलाया था, तो कितने ही हमारे पुलिस ऑफिसर मर गए थे, कितने ही हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए थे। लेकिन आखिर में हमारा संविधान जीता और अजमल कसब को जिंदा दबोचा गया। उसी तरीके से राज ठाकरे के जो गुंडे अभी रोड पर उतरे हैं और हिंदी बोलने वाले मारवाड़ी लोगों को या बंगाली लोगों को या राजस्थानी लोगों को या उत्तर प्रदेश के लोगों को जो मारपीट कर रहे हैं, ये तो टेररिज्म जैसा काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर मराठी नहीं बोल रहा है या उसने अपने फेसबुक के स्टेटस पर कुछ डाला है तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का काम है। आप उठो, जाकर के उसके ऊपर केस करो या कंप्लेन कराओ, पुलिस अपना काम करेगी। या ये हुआ हमारे देश के कानून के हिसाब से आप अपने गुस्से को जाहिर करना। लेकिन आप अपना गुंडा भेजोगे, उसको पिटवाओगे, फिर उसको नंगे पैर चला करके लोगों के सामने उसको बेइज्जत करोगे और उसके बाद फिर आप उस पर कंप्लेन भी करोगे। ये तो भाई हो गया जिहाद और उसके बाद फिर जजिया, दोनों चीजें हो गई उसके ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणे जी ने, फिर मैं कहूंगी, आई एम स्टिल स्टक विथ माई अर्लियर स्टेटमेंट राजीव जी, मैं फिर कहूंगी कि नीतीश राणे ने बहुत सभ्य भाषा में कहा है कि अजान मराठी में करवाएं। यहां तक कि मेरा तो मानना है कि कुरान का ट्रांसलेशन करवाया जाए और मराठी में पढ़वाया जाए। और सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों, हमारे बंगाल में भी ममता दीदी बंगला लैंग्वेज में रहना चाहती हैं। इसमें दो स्ट्रैटेजी है। हाँ, कल उन्होंने रैली भी निकाली।
जी, मैं तो आपको बोल रही हूँ ना भाई, मैं टारगेट हो चुकी हूँ बंगाल में ममता दीदी का। तो मैं इसमें दो चीजें बताना चाहती हूँ राजीव जी। पहली चीज है कि इनकी जो गुंडागर्दी है और मराठी भाषा के भीतर रह करके जो गुंडागर्दी है, ताकि वो नेशनल न्यूज तक ना पहुंच सके, और लैंग्वेज के डिस्टेंस और लैंग्वेज के मिसअंडरस्टैंडिंग पर बहुत सारी हरकतें, क्रिमिनल डायबॉलिक हरकत जो है वो समझने में देर हो जाए। ये बंगाल में ममता दीदी की तरफ से भी हो रहा है और राज ठाकरे की तरफ से भी हो रहा है। नीतीश राणे जी का कहना बिल्कुल सही है कि देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि बंगाल में कुरान में क्या पढ़ाया जा रहा है, महाराष्ट्र में कुरान में क्या पढ़ाया जा रहा है, या तमिलनाडु में क्या पढ़ाया जा रहा है, या केरला में मदरसे में कुरान में क्या पढ़ाया जा रहा है, आखिर सूरह अल अनफल में क्या है, आखिर सूरह अल अहज़ब में क्या है, आखिर सही अल बुखारी के अल जिहाद में क्या लिखा हुआ है, या सूरह तलाक में क्या लिखा हुआ है, या सूरह बकरा में क्या लिखा हुआ है। ये चीजें पता भी तो चलनी चाहिए ना लोगों को। एग्जैक्टली तो पता ही नहीं है। एग्जैक्टली आपने भी इस विवाद में अपना एक तार्किक यहां पर सॉल्यूशन सामने रखा है। लेकिन अब मैं संजीव उनियाल जी से बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं कुछ जानकारियां भी सामने रखना चाहूंगा। लेकिन संजीव सर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इसको थोड़ा सा विस्तार दीजिएगा। क्या ये सारी जो चीज है जिसकी शुरुआत हुई 1 से 5वीं तक वैकल्पिक हिंदी डालने की, और उसके बाद जीआर भी वापस ले लिया गया, जो कुछ हो रहा है, क्या ये ठाकरे ब्रांड को धार देने की एक कोशिश का नतीजा है? राजीव, मुझे लगता है कि अगर मैं पौराणिक शास्त्रों में जाता हूं तो आशा ही परमम सुखम निराशा च परमम दुखम। आशा सबसे बड़ा दुख का कारण है। सिंहासन, राज, लगातार गवर्नेंस में रहना, जब इस तरह की लालुपता लोलुपता व्यक्ति की हो जाती है तो उसे ऑपोजिशन में बैठने में डर लगने लगता है। जब सामने वाले को लगने लगता है कि अभी सरकार मेरे हाथ से चली गई और ये दूसरी जो सरकार आई है ये तो लोगों के जनहित की बात कर रही है, कल्याण हित की बात कर रही है, लोकहित की बात कर रही है, प्रोग्रेस की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, कोई मुद्दा ही नहीं दे रही, तो उसको लगता है कि सिंहासन उससे दूर जाता जा रहा है, उसकी लोलुपता उसके लिए बढ़ती जाती है और वो उसके लिए गलतियों का शिकार हो जाता है। फिर वो कुछ ऐसी चीजों को निकालने की कोशिश करता है जो कि मुद्दे नहीं होते, जो कि विघटनकारी स्थितियां पैदा कर सकते हैं समाज, जाति, धर्म और देश के लिए। तो जब आप सिंहासन से प्रेम करने लगते हैं ना, तो आप अपनी गति से यू टर्न मार लेते हैं, आप अपनी दिशा से भटक जाते हैं, वो दिशाहीन हो जाते हैं। और यही जो भाषा का मुद्दा इस टाइम उठाया हुआ है, इस ठाकरे परिवार ने एकजुट आने के लिए शायद वही एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैंने एलोबरेट किया। शायद इस पॉइंट को उठाकर ही शायद आशा ही परमम सुखम निराशा च परमम दुखम, शायद आशा बलवती राजन शल्यो जयश्यति पांडवान, शायद वीर अर्जुन, बड़े बड़े योद्धा सब धाराशाही हो गए, शायद शल्य दुर्योधन जैसे, मुझे लगता है कि जब मारा जाता है तो शल्य को शायद उनको महसूस होने लगता है, अंधे धृतराष्ट्र को शायद शल्य को हरा दे, शल्य जो है वो पांडवों को हरा दे, शल्य जैसा शूर। तो मुझे लगता है कि जब इनका हर तरह से हताहत हो चुके तो इनको लगा कि आज अगर हम इस तरह की समस्या, इस तरह की जटिलता, इस तरह की लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे समाज में, मराठाओं के बीच में, तो मुझे लगता है कि हम सिंहासन पर दोबारा राज ठाकरे भाई, हम ठाकरे भाई दोबारा से आ सकते हैं। परंतु मैं इनके थोड़ी सी हिस्ट्री भी में जाता हूं, इनकी जो ना पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी को मानने वाले, छत्रपति शिवाजी जिनके नाम से टंकार बजा करती थी और अपने से 6.5 फुट 5 फुट 2 इंच के छत्रपति शिवाजी ने लोलुहान कर दिया था अपने शत्रु को। तो छत्रपति शिवाजी का एक नाम है मराठाओं में क्या पूरे भारतवर्ष में, पूरे एशिया में, पूरे संसार में। ऐसे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी के शौर्य को लेकर बनने वाली पार्टी, बाल ठाकरे जैसे व्यक्ति जिनका कि मैं भी आज तक बहुत बड़ा कायल रहा, अगर वो कभी शायद पॉलिटिकली यहाँ भारतवर्ष में अगर आज तक होते तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समस्याएं पैदा होती। उनकी संतान, उनके भतीजे, उनके बेटे, उनके पोते
इस तरह का काम करते होंगे तो वो भी अश्रुधारा से ऊपर रो रहे होंगे। कभी इन्होंने आत्माओं को अपनी झंझोर के देखा होगा, कभी भी इस तरह की हरकतें। छत्रपति शिवाजी के लगभग 30% सेना में बाहर के लोग थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इस तरह के लोगों की पूरी सेना तैयार करी थी मराठों की उन्होंने उस टाइम, मैं रिकॉर्ड्स में कह रहा हूं आपको। और बाल ठाकरे ने कभी भी इस तरह की समस्याओं को उजागर नहीं किया। परंतु देखिए कैसा दुर्दशा आने लगती है जब आप सिंहासन को लोलुपता में आप दिशाहीन हो जाते हैं। तो आपने इस भाषा के मुद्दे को नहीं, उठाया। मतलब हाँ, मतलब सारी कोशिश है कि ठाकरे सरनेम, ठाकरे ब्रांड को मजबूत कर देना है, यही कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव बाबू, यही है बिल्कुल मुद्दा एकदम। मतलब कि सिंहासन को झपटने का ये सारी कवायद है कि वो नाम जो खो गया था उस नाम को एनबीएमसी चुनाव के पहले कैश करो। 75,000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसका उस 75,000 करोड़ रुपए के बजट को अपने हाथ में रखो और कम से कम मुंबई तक अपनी पहुंच बनाओ। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान को लेकर कांग्रेस, हमारे साथ कांग्रेस के राकेश सेट्टी हैं, लेकिन कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस के विधायक से हमने बात की है, अमीन पटेल ने कहा है कि नितेश राणे को जानकारी कम है, इसलिए वो मदरसा और मुस्लिम को टारगेट करते रहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अमीन साहब। राणे के रडार पर मुसलमान और मदरसे हमेशा से रहे और हाल ही में उनका फिर से एक बयान आया मदरसे पर कि क्यों ना मदरसे में मराठी भाषा सिखाई जाए, उर्दू को साइडलाइन किया जाए और अजान भी जो है मराठी में दी जाए। हमारे साथ विधायक अमीन पटेल मौजूद हैं। लंबे समय से आप जो है मौलाना आज़ाद और जो अक़लियतों से जो जुड़े इदारे रहे उसके आप सरबराह रहे और आपकी जो हलका है वो भी जो है मुसलमानों से ही, मुंबा देवी जो है ज़्यादा अक्सरियत उन्हीं की है। हाल ही में जो बयान दिया है नीतीश राणे ने कि मदरसे में मराठी सिखाई जाए और अजान मराठी में दी जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबसे पहले ये जो नीतीश राणे का जो बयान है उसमें कोई तथ्य होता नहीं है, वो कोई जिम्मेदारी वाले बयान होते नहीं है। कुछ बोलना इसीलिए वो बोलते हैं, एक चीज़ है। दूसरा, मैंने नीतीश को एक सवाल पूछा, क्या था सवाल? मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो संस्कृत में श्लोक पढ़े जाते हैं उसको क्या मराठी में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मैं उसका जवाब देता हूँ, संस्कृत के श्लोक संस्कृत में ही पढ़े जा सकते हैं। फेरे जो शादी के लिए थे उसके मंत्र जो है वो संस्कृत में ही पढ़े जा सकते हैं। उसी तरह से अजान जो है वो अरबी में ही दी जा सकती है। दूसरी धार्मिक पुस्तकें जो है, भगवत गीता हो गई, बाइबल, कुरान शरीफ और बाकी ये जो तौरात है, इंजील है, ये जो है ये अपनी अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जा सकती है। आज हम किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको कुरान शरीफ गिफ्ट करना है तो हम उसको मराठी में गिफ्ट करेंगे, इंग्लिश में गिफ्ट करेंगे, हिंदी में गिफ्ट करेंगे, गुजराती में गिफ्ट करेंगे। वो लोग अगर हमको कुछ देना चाहते हैं तो वो संस्कृत में नहीं देंगे, हमको हिंदी में देंगे, मराठी में देंगे, गुजराती में देंगे, इंग्लिश में देंगे। तो ये जो चीज़ है जो नीतीश राणे बता रहे हैं, वो जो रिलीजियस थिंग है ना उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो अपने रिलीजन के बारे में भी कम जानते हैं और दूसरे रिलीजन के बारे में तो जानते ही नहीं है। जिस तरह से श्लोक संस्कृत में पढ़े जा सकते हैं और पढ़ने ही चाहिए और संस्कृत के श्लोक संस्कृत में ही बोले जाएंगे, उसी तरह से अजान जो है अरबी में ही दी जाएगी। आपने कहा कि जानकारी कम है उन्हें, तो मतलब वैसे ही नीम हकीम खतरे जान वाला हिसाब किताब है। वही नीम हकीम खतरे जान वाला हिसाब है। अब वो कहते हैं मदरसों के बारे में कि मदरसों में मराठी सिखाने चाहिए। मैं उनको उनकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, उनकी जानकारी में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, उससे उनको बताना चाहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद से और दूसरे मदरसों से कई बच्चे पढ़ के निकल के बाद में यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करके IAS है, IPS है, IRS है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करे, देश को लिए काम कर रहे हैं। तो मदरसे में हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं मराठी भी पढ़ाई जाती है, गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है। जी। तो आज नीतीश राणे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि मदरसों के अंदर जो है जो रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में दुनियावी जो एजुकेशन है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये भी सिखाया जा रहा है। अच्छा पटेल साहब, एक अहम सवाल है कि उन्होंने इसके पहले भी एक टारगेट किया था कि मराठी बुलवाने के लिए नल बाज़ार, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, यहाँ अगर लोग आएंगे तो उनको जो है संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा, क्यों यहाँ नहीं जाकर लोग। ये भाषा को लेकर जो इंटरनल जंग चल रही है, आखिर है क्या? ये जंग है ही नहीं,
ये रूप तो जंग का ही दिया गया है। नहीं, ये सिर्फ वो सियासत है, ये सब सियासत है। और जो मेन कोर मुद्दे हैं उस पे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे लाए जाते। आज नीतीश राणे मराठी के क्या अलमबरदार, जो उर्दू में अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं अलमबरदार है कि मैं मराठी का रक्षक हूँ, मराठियों का रक्षक हूँ। आज तक नीतीश राणे जी ने एक मराठी कोचिंग क्लास फ्री में मुंबई में शुरू किया ही क्या? हमारे प्यारी मुंबई जो है, पूरी देश से दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, रोटी रोजी के लिए आते हैं, और मुंबई कभी किसी को भूखा सुलाती नहीं है। तो मुंबई के अंदर बंगाल से लोग आते हैं, उड़ीसा से लोग आते हैं, आसाम से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, तमाम राज्यों से लोग यहाँ आते हैं, अपने सपने को लेकर के आते हैं, उस सपने को पूरा करते हैं। अब उनको मराठी नहीं आती, उनको अपनी लैंग्वेज आती है, तो उनको मराठी सिखाने का प्रोविज़न होना चाहिए, फ्री कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए। उन्होंने तो नहीं किया, मगर हम कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि मराठी लोगों को सिखाया जाएगा, फ्री में सिखाया जाएगा। और उनको आज मराठी की बात करते हैं। आज हमारी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़ जी, वो मराठी मीडियम से पढ़ी है, वो मराठी मीडियम से पढ़ी, प्रोफेसर रही है। आज राणे साहब के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्वेंट में पढ़ना है, उनको विलायत जाना है पढ़ने के लिए। अमीन साहब को आप सुन रहे थे, विधायक हैं ये, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात पर जोर भी दे रहे हैं। नाजिया मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नाजिया, आपने अमीन जी को सुना, लेकिन मैं आपका अपना अनुभव जानना चाहता हूं इस सब विवाद के बीच में। मुंबई आप भी गई होंगी और कई चीज़ों को आपने भी बहुत नज़दीकी से देखा होगा। अच्छी बात है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मुंबई में जो कुछ चल रहा है, जो आपने देखा, ज़रा वो सामने रखिए। राजीव जी, मैं अभी 2 तारीख से 6 तारीख तक भी बॉम्बे थी, एंड बॉम्बे इज माय सेकंड होम। लोखंडवाला में मेरा फ्लैट है और मैं अक्सर जाती आती रहती हूँ। इवन मेरी छोटी बहन जो है वो बॉम्बे रिजवी कॉलेज से ही उसने MBA पास किया है और वहीं से अभी PhD भी कर रहे हैं। बॉम्बे बहुत खूबसूरत शहर है और इस देश की के सभी राज्यों में एक ऐसा शहर है जो वाकई में सपनों को पूरा करता है और किसी को भूखा सोने नहीं देता, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन बहुत आश्चर्य वाली बात है कि राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो या उनके जो अभी सपूत है आदित्य ठाकरे, ये लोग एक जमाने से औरंगाबाद औरंगजेब के कब्र पर फूल चढ़ा करके औरंगजेबी बन रहे थे और संभाजी नगर बनने पर इन्होंने आपत्ति जताई थी। अगर मराठी और मराठा से इतनी मोहब्बत है तो फिर संभाजी को हमारे सामने छुपाया क्यों गया? और जब औरंगाबाद को नाम चेंज करके संभाजी नगर किया जाने लगा तो फिर ये रोड पर मातम करने क्यों निकले थे? संभाजी महाराज वो हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के स्वराज को बचाने के लिए अपने शरीर को बलिदान किया, अपने परिवार का भी नहीं सोचा, छोटे छोटे बच्चों का भी नहीं सोचा और उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। और ऐसे बड़े वीर योद्धा का नाम छुपा करके ये ठाकरे परिवार ने औरंगजेब को की प्रशंसा की और औरंगजेब के सामने अपने घुटने टेके और औरंगजेब के सामने सजदा किया। अब आती है दूसरी बात कि हमारे बाला साहब ठाकरे तो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर गोली खाने को भी तैयार थे और गोली मारने को भी तैयार थे। फिर ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने ऐसा वो तो कहते हैं कि हमारा हिंदुत्व सबसे बड़ा है और किसी के पास हिंदुत्व ही नहीं है। नहीं, इतना बड़ा हिंदुत्व है कि औरंगजेब ही हो गया, इतना बड़ा हिंदुत्व है कि अवतार पे बैठ गया। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो मराठी भाषा है राजीव जी, ये सिर्फ एक बहाना है सियासत चमकाना है। मराठी भाषा सिर्फ एक बहाना है 7500 करोड़ अपने पॉकेट में लाना है। मराठी भाषा सिर्फ एक बहाना है अपने आप को सस्ती लोकप्रियता दिलवाना है। मराठी भाषा सिर्फ एक बहाना है अपनी गुंडागर्दी और अपनी दबंगई नेचर को फिर से और वो तस्वीरें नाजिया रोजाना टीवी पर दिख भी रही हैं। आज एक और जगह से आ गई और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कल किसी और जगह से नहीं आएंगी। नाजिया, बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालती हैं और बेबाक बोलती हैं, जो बोलती हैं ठोक के अपनी बात सामने रखती हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका।
उधर महाराष्ट्र में भाषा विवाद के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और मजहबी सियासत को लेकर मुंबई की जनता क्या सोचती है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी ने। राणे के रडार पर इस वक्त मुसलमान और दूसरे मदरसे भी हैं। हाल ही में राणे के जरिए दिया गया बयान कि जिसमें मदरसे में मराठी पढ़ाई जाए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अजान भी जो है मराठी में दी जाए। इसको लेकर हमने, हालांकि इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम रही है कि हम उन सारे इलाकों में जाकर उन लोगों से पूछते हैं, खासकर जो है भाषा के नाम पर जो लड़ाई चल रही है और भाषा के नाम पर मनसे के गुंडों के जरिए जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ नितेश राणे ने भाषा को लेकर क्या कहा। इन सारी चीज़ों को लेकर हम मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लोगों से बात करते हैं, उनके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों का क्या कहना है। मुंबई के अग्रीपाड़ा, भाई खल्ला, नागपाड़ा, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाजार, पायधुनी, कोई ऐसे इलाके नहीं बचे हैं कि जहां पर हमने गैर मराठियों से या मराठियों से इस बारे में बातचीत ना की हो। हर एक से हमने उनके बातें सुनी, लेकिन कोई भी किसी भी तबके की अगर हम बात कर लें तो कोई कभी इस बात को लेकर इसे जायज़ करार नहीं देता कि किसी को अगर मराठी भाषा ना आए तो उसे मारा जाए, पीटा जाए, उसके ऊपर जुल्म किया जाए, उसे जबरन माफ़ी मंगवाई जाए। इस वक्त हम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं और नागपाड़ा इलाके में गैर मराठियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम इन लोगों से इस बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। नीतीश राणे ने भाषा को ही लेके एक बयान और दिया है कि मदरसे में मराठी क्यों ना पढ़ाई जाए, उर्दू को साइडलाइन की जाए, क्योंकि मदरसे में जो है हथियार मिलते हैं, आतंकवादी बनते हैं। ये नीतीश राणे का कहना है, क्या कहेंगे आप? नहीं, नीतीश राणे ने जो एक ये बयान दिया है कि मदरसे में मराठी होना चाहिए, खैर उर्दू तो साइडलाइन नहीं होगी किसी भी सूरत में, वो तो आपके भी चाहिए कि आप लोग भी उर्दू को सीख लें, मोहब्बत की भाषा है। दूसरा ये कि अगर मराठी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, सबको पता है कि मुसलमान की हालत इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो एडिशनल अभी जो खर्च है तालीम पर वो नहीं कर पा रहा, तो एडिशनल खर्च तो कर नहीं पाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि मदरसों को अलग से फंड दिया जाए कि वहाँ मराठी सिखाई जाए, और हमें ना मोस्ट वेलकम कहेंगे। तो मराठी से कोई एतराज़ नहीं है? मराठी से तो बिल्कुल एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जब मदरसों में मराठी सिखाई जाएगी तो हम तमाम लोगों को, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सबको वेलकम करेंगे कि वो भी आके मदरसे में मराठी सीखें, ताकि वो ये मराठी भी सीखेंगे और ये देख भी लेंगे कि मदरसों में जो वो कह रहे हैं कि हथियार मिलते हैं तो वो नहीं होते हैं, तो ये सबूत भी उनको मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? राणे का जो ये बयान है ऐसे समय में जब भाषा को लेकर जो है जुल्म ज्यादती मन से या उनके गुंडों का चालू है, ऐसे लम्हों में नीतीश राणे का जो बयान है कि मदरसे में जो है मराठी सिखाई जाए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नीतीश राणे जी को तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। हम लोगों को मराठी से कोई एतराज़ नहीं है। मराठी हमारी रियासती ज़बान है, हम सब ने अपने स्कूलों में मराठी पढ़ी है, और अगर मदरसों में मराठी पढ़ाई जाए तो कोई एतराज़ नहीं है। द लैंग्वेज, एक बात। दूसरी बात, वो ये बात कहते हैं कि अजान भी मराठी में दी जाए। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम एक ग्लोबल मज़हब है, उस पूरी दुनिया में अरबी ही में अजान दी जाती है, अरबी ही में देंगे। लेकिन नीतीश राणे साहब, हम अपने उलमाए कराम से पूछ कर अजान के बाद मराठी में तर्जुमा पढ़ने तैयार हैं, तो क्या आप सुन पाएंगे मराठी में? मैं अनुवाद कर दूं क्या थोड़ा सा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फकत ईश्वर महान आहे, फकत अल्लाह ईश्वर आहे, मी साक्षी देतो आहे की अल्लाशिवाय कोणी ईश्वर नाही, मी साक्षी देतो आहे की मोहम्मदशिवाय कोणी दूध नाही, या नमाजलासाठी या कामयाबीलासाठी या, परत मी बोलतो आहे की ईश्वर फकत अल्लाह आहे। ये मराठी में आप सुन पाएंगे क्या? आप अपने बाप RSS वालों से पूछ लो कि क्या मराठी में मुसलमान ये सब माइक से बोलेगा, अपने अजान में बोलेगा, तो क्या आप सुन पाएंगे क्या? तो ये बातें आप ना करें। मुझे एक बात और कहनी है, इनको है ना हिंदी से इख्तलाफ नहीं है, इनको हिंदी बोलने वालों से नफरत है। ये परम प्रांतियों से नफरत करने के लिए बैठे हैं। ये यूपी और बिहार के लोगों से ज़्यादा नफरत करते हैं। ये नफरत इनकी पिछले 60 साल से जारी है, तो ये ज़बान से ज़्यादा इलाके वालों से नफरत है। अच्छा, मनसे के जरिए जो जबरन भाषा नहीं आती गैर मराठियों पे जो है, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, क्या वो सही है? क्या इस तरह से लोगों को मराठी सिखाई जाएगी? कल हमारे जो है पुराने CM टेस्ला खरीदने के लिए गए, क्या टेस्ला वाले मराठी बोल रहे थे? पूरे लालबाग में और लोअर परेल में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के ऑफिसेज थे, वो मराठी बोलती हैं क्या? आप गरीब ठेले वाले, केले वाले, समोसा बेचने वालों पे मराठी के नाम पर जुल्म करते हैं। कोई शर्म और हैरत है कि नहीं? सवाल तो चीफ मिनिस्टर से है। मैं कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बहुत ही डिसेंट और सोबर आदमी है, बहुत एडुकेटेड आदमी है, और उनकी ही पार्टी के तो नीतीश राणे उन्हीं की तो पार्टी के हैं। यही तो सवाल है।
कि एक ऐसा सीएम एक ऐसे आदमी को कैसे बर्दाश्त कर रहा है। एक बात, और हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, सेंटर हिंदी का, यूपी हिंदी का, मध्य प्रदेश हिंदी का, बिहार हिंदी का, यहाँ के चीफ मिनिस्टर वगैरह खामोश क्यों हैं? आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मदरसों में शिक्षा को लेकर जो है नीतीश राणे ने कहा है कि अजान मराठी में दी जाए और मदरसे में मराठी पढ़ाई जाए, उर्दू साइडलाइन कर दी जाए, मदरसे में हथियार मिलते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले बात तो ये गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, और जब इस तरीके का मुद्दा कोई उनको मिलता है तो ये नीतीश राणे जैसे गुंडे हैं फडणवीस सरकार में, ये गुंडों को ला करके सामने खड़ा करते हैं। इनके पास काम कुछ भी नहीं है। ये इनको चाहिए कि अच्छी हॉस्पिटल की बात कभी नहीं करेंगे, अच्छा एजुकेशन की बात कभी नहीं करेंगे, और जो गरीबों का जो मामला है, पिछड़ों का जो मामला, उसके ऊपर ये बात कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनको कुछ भी अगर मिलता है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। रहा सवाल मदरसों का, तो मदरसे में जो तालीम दी जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर तालीम कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, अपना अपना जो सोचने का नज़रिया एक अलग है। और इन्होंने जो कहा कि मदरसों में हथियार मिलते हैं, वहाँ पे बम मिलते हैं, वहाँ पे इस तरीके की पढ़ाई होता है, मैं तो कहता हूँ आइए आप पूरी तरीके से डेलीगेशन लेके एक मदरसे में चलिए और उनको बगैर इन्फॉर्मेशन किए हुए पहुँचिए कि मैं फला मदरसे में जा रहे हैं, और चलिए हमारे साथ पूरी टीम के साथ चलता हूँ। जिस मदरसे में आप कहिए, अगर एक भी मदरसे में इस तरीके से गतिविधियाँ मिलती हैं कि वहाँ पे जो हथियार हैं, बम बनाने का काम हो रहा है, या वहाँ के लोग गलत तरीके से इस तरीके के मामलात कर रहे हैं, आप जो सज़ा देना हो मदरसों को बंद कर दीजिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आप बताइए कि ऐसा नहीं लगता कि इन सब की आड़ से जो बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं साइडलाइन होते जा रहे हैं और इसमें लोगों को उलझा के रख दिया गया है? देखिए, मराठी ज़बान बहुत प्यारी है, इसकी लड़ाई दो महाज पे लड़ी जा रही है। एक वो राज ठाकरे बंधु उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, सीधे बोलिए ना, जुल्म ज्यादती वाले। नहीं, वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो लड़ रहे हैं वो मराठी भाषा को लेकर मारवाड़ियों पर, सिंधियों पर, गुजरातियों पर, पंजाबियों, गैर मराठी भाषियों पर। हाँ, मुसलमान नहीं, दूसरी सुनिए, गैर मराठी सुनिए ना। अब ये नीतीश राणे को मैं एक जोकर और कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं समझता, ये सिर्फ सर्कस का जोकर है। अब इसने क्या किया है कि वो बंधु जो राज ठाकरे और बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो गैर हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रहे थे, उसने नया तोड़ क्या निकाला। निशिकांत दुबे और ये नीतीश राणे जैसे लोग, आरएसएस के लोग जो बैठे हुए लोग अंदर, क्या हमको किसी ना किसी तरीके से मराठी मुद्दे को मुसलमानों पे टर्न करना चाहिए। अच्छा, ये टर्न ऑन होता नहीं, मतलब एक तरह से धार्मिक चोला पहनाने की कोशिश। हाँ, धार्मिक, ये बेचारे वही धार्मिक चोला पहनकर अपनी बसंती को नचाते हैं और उसमें कुछ होता नहीं है। देखिए, आज है ना, यूपी, बिहार, पंजाब, हमारे ताल्लुकात हैं, कारोबार है, लोग फ़ोन करते हैं, अरे आप लोग सेफ हैं। मीडिया ने इस मुद्दे को इतना वो कर दिया है कि ऐसा लगता है कि मुंबई और महाराष्ट्र नहीं, फ़लस्तीन हो गया है। वहाँ पे गैर मराठी इतना गैर महफूज है कि वो रोज़ मर रहा है, कट रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कॉमेडियन अपनी भाषा बोलता है। ऐसा नहीं, लेकिन हो तो रहा है ना। आज कल की बात है, विक्रोली इलाके में जो है किसी ने स्टेटस रखा तो मनसे के गुंडे पहुंच गए, मारे पीटे, उससे जबरन माफी मंगवाई। एक चीज तो ये भी गलत हो रही है, जो स्टेटस की आप बात कर रहे हैं वो लोगों को उत्तेजित करने वाला, सजा देने का काम तो पुलिस का है ना। है, ठीक है, तो क्या देखिए, पूरे शहरियों ने अपने हाथ बांध थोड़ी रखे हैं। कुछ काम अगर पुलिस, सब सजा पुलिस ही दोगी तो फिर पुलिस चौकी चलेगी कैसे? कानून जुर्माने आयत कैसे होंगे? आप मानते हैं कि जो हुआ है सही हुआ है मनसे के जरिए? आप जबरदस्ती छेड़ते क्यों हैं? आप मराठी मानुस को छेड़ते क्यों हैं? मराठी मानुस जो है ना, यहाँ का, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बेहतर इंसान मराठी मानुस है। आज मराठियों ने दिल, मराठी मानुस बेहतर है और मनसे के गुंडे? अरे मनसे के गुंडे कितने? 1 2 3 4 5। मराठी मानुस कितना है? 100 करोड़ की आबादी है, मतलब 1.5-2 मतलब 10-12 करोड़ की आबादी है, तो ये 5 पे 12 करोड़ भारी पड़ेंगे क्या? और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मराठी इनको क्या है? अभी इलेक्शन, मुंबई महानगर पालिका को चुनाव आने वाला है, नवंबर में होने वाला था, हो सकता है कि फरवरी में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये करते क्या है कि इलेक्शन में इनके पास कुछ काम धाम नहीं है, सिर्फ वो बसंती वाला लिबास में। मतलब है कि बुनियादी जो मसाइल है उनको साइड करो और कुछ इस तरह के शगुफे छोड़ दो। हाँ, शगुफे छोड़े, और उस चक्कर में भी 10% ही लोग आते हैं, पूरा महाराष्ट्र नहीं आता है। क्या लगता है इसका इलेक्शन के दौरान जो है इसका कुछ असर पड़ेगा इस भाषा को लेके? जो इलेक्शन पे असर नहीं पड़े तो ये क्या बेवकूफ़ थोड़ी है, कुछ वो अफीम थोड़ी खा रहे हैं? मतलब असर पड़ेगा, इसीलिए ये कर रहे हैं। पूरा सारे लोग लग जाते हैं ना काम धंधे पे कि ये धंधा अगर चलेगा तो हमारा इलेक्शन अच्छा हो जाएगा।
मराठी मुद्दे। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो नीतीश राणे का जो बयान रहा है इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भाषा जो मराठी भाषा स्टेट की है और जिस लोगों ने सीखे है उसका इसका लाभ मिलता है, और जिसने नहीं सीखे वो चलो ठीक है, लेकिन मेरा ये एक ही चीज़ समझ में आती है मेरे को कि ये भाषा कॉन्स्टिट्यूंसी ने 22 भाषा ऑफिशियली दी गई है, तो उसके बाप का कोई राज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी ने दी है, हम कॉन्स्टिट्यूंसी को मानेंगे। हमारी 22 भाषा है और सबको हम एक सम्मान देखते हैं, उसमें उर्दू भाषा भी है। और दूसरी बात है कि रही बात जो मदरसे की है, मदरसे के अगर बच्चे के पास जाएगा तो उसके आँख से आंसू निकलेगा। मदरसे के बच्चे के जो तालीम हासिल की हुई रहती है, इतनी एहतराम रहती है और इतनी इज्जत से वो पेश आते हैं, आपके जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मदरसे के बच्चों को देखो कि किस तरीके से आपको तमीज़ से बात करते हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि राज ठाकरे ने कहा है कि ये नीतीश राणे ने कहा है कि मदरसे में जो है उर्दू हटा दी जाए, मराठी सिखाई जाए, क्योंकि मराठी सिखाएंगे तो यहाँ के जो है हथियार नहीं मिलेंगे, आतंकवादी नहीं बनेंगे। इस तरह की बात उनकी है, उस पर आपका क्या कहना है? मैं यही बताता हूँ कि 22 भाषा ऑफिशियली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ने दिया है। वो कौन होता है कि किसी भाषा को किसी भाषा की किसी जगह के ऊपर देने वाला, और हम उसकी बात को क्यों माने? हमारा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम उसी को हम कोई भी भाषा में। और दूसरी बात है कि ये मेट्रो सिटी है, मुंबई सिटी है, और यहाँ पे हर भाषा के अंदर बात होती है, और सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश में बात करते हैं। सबसे मेन बात तो ये आपको एक मीडिया के माध्यम से एक बोलना चाहता हूँ कि खुद नीतीश राणे ने हिंदी में बोला है, क्यों नहीं मराठी के अंदर टारगेट किया? ये अच्छा कि नीतीश राणे ने जो है मराठी में बोला। आप क्या कहना चाहिए? ये जो बता रहे हैं कि मदरसे में और इसमें उसमें गन मिलती है, बारूद मिलते हैं, तो ये क्या आप ताली बजाने के लिए हुकूमत में है क्या? जहाँ पे गन मिलती है वहाँ आप अटैक करो, कानूनन वो मराठी हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर आतंकवादी गतिविधियाँ कोई फैलाता है, कोई भी हो, आप फैलाओ। आप पहलवान उस वहाँ के आतंकवादियों को जाने देते हो, यहाँ के आतंकवादियों को आप बोलते हो और कुछ कार्रवाई नहीं करते। ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो आपने सुना है कि किस तरह से जो यहाँ के लोगों ने जो है नीतीश राणे का जो बयान रहा है उस पर अपना क्या इजहार ख्याल किया, अपनी बात क्या रखी, और मदरसे को लेकर जो बात कही जा रही है उसके बारे में भी ये है कि अगर मदरसे में इस तरह आतंकवादी पाले जाते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। दूसरी अहम बात यह भी है कि कहा यह भी जा रहा है इन लोगों से जो बातचीत आपने सुनी कि आने वाले समय में बीएमसी इलेक्शन है और असल मुद्दों को जो है भटकाने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। हाजी नाजिम खान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और चर्चा में मैं उन्हीं को शामिल करना चाहूंगा। नाजिम भाई, क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस और सरकार मनसे और बाकी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के आगे अब बेबस हो गए हैं? वो जब चाहते हैं किसी को भी मराठी का नाम लेके पीट देते हैं। हाँ राजीव जी, देखिए जहाँ तक मुझे पता है, देखिए प्रशासन कभी भी किसी के आगे डरता नहीं है। प्रशासन के ऊपर इतनी बड़ी ताकत होती है प्रशासन के हाथ में, वो जब चाहे किसी को भी कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर दे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बातें अभी हुई, यहाँ पर देखिए मराठी भाषा को जिस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करेगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा भारत है और मेरे भारत के अंदर हिंदी भाषा सर्वोपरि है, लेकिन सब भाषाओं को सीखना भी जरूरी है। कि मान के चलिए अगर मुझे कहीं दूसरे राज्य में जाना पड़ जाए तो वहाँ के भाषा मुझे सीखने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि मैं उनकी बात को समझ सकूं और अपनी बात को उन्हें समझा सकूं, क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं जानता, तो वहां पर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, जहां पर हिंदी भी बोली जाती है वहां मराठी भी बोली जाती है, लेकिन जोर जबरदस्ती करके वहां पर मराठी का जोर देकर वहां पर मार पिटाई करी जाती है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। संविधान में इस तरीके के जो मामला आते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके का मामला बनाते हैं। और दूसरी बात, अभी एक भाई ने मेरे बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखिए मराठी में अजान को मैं अगर ट्रांसलेट करूं तो उसका क्या मतलब है कि आप सुन नहीं सकते। तो ये बता दीजिए, मराठी में तो बिल्कुल अजान का ट्रांसलेट हो सकता है, लेकिन अजान सिर्फ और सिर्फ अरबी भाषा में होती है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसके आगे अगर मैं पूरी अजान पढ़ूंगा तो आप ये कहेंगे कि भी देखिए यहां पे भी अजान पढ़ दी गई। तो बस सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर अजान के नाम पर अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम इलाकों में जाइए वहां पर भी आप इस तरीके के मराठी भाषा का प्रयोग कीजिए, ठीक है। मदरसों के अंदर आप मराठी भाषा बुलवाइए, उर्दू भाषा भी, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि संविधान भी। देखिए जब मदरसों के अंदर संविधान होगा तो जो आप गुरुकुल या कोई भी ऐसी चीज बनाना चाहते हैं वहां पे भी संविधान होना चाहिए। संविधान हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और संविधान ही हम लोगों के सब। लेकिन वही होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। हाजी
काजी नाजिम साहब, वही होता दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर होता दिखाई पड़ता होता तो शायद मन चाहे किसी को पीट नहीं रही होती, कान के नीचे बजाने की बात नहीं कर रही होती, और हर दिन के साथ ये तस्वीरें आती ही जा रही हैं। बहुत शुक्रिया नाजिम भाई, आप मेरे साथ जुड़े, लगातार चर्चा में आपने अपनी बात रखी। अब रुख कर लेते हैं मुंबई से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर उद्धव ठाकरे से सीएम फडणवीस से मुलाकात की है। करीब 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली है। मुलाकात में आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। विधानसभा परिषद के सभापति के दफ्तर में मुलाकात हुई। कल फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को एनडीए में आने का ऑफर दिया था। कहा था 2029 तक तो हम विपक्ष में आने वाले नहीं, आप एनडीए में आना चाहते हैं तो आ जाइए, अभी भी समय है। तो क्या फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं उद्धव? आज 20 मिनट की मुलाकात क्या इशारा करती है? या फिर उद्धव ये बताने गए थे कि अब ये चीज़ें दोबारा संभव नहीं है? अब इस तरीके के बयानबाजी से बीजेपी का महाराष्ट्र नेतृत्व बचे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप तस्वीरों में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं, बाकी नेता भी साथ में हैं, यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता और बीजेपी के नेता इस वक्त इन तस्वीरों में एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यही राजनीति होती है जिसमें व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं और राजनीतिक संबंध हमेशा अलग होते हैं। क्या आज के राजनीतिक संबंध एक साथ मिलने की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है इन तस्वीरों के साथ। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन तस्वीरों को हम किस तरीके से समझें। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात, इससे ठीक 24 घंटे से ज़्यादा की बात नहीं हुई है, उसके अंदर की ही बात होगी, जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कि अभी भी वक्त है, आप एनडीए में आ जाइए, क्योंकि 2029 तक तो हम विपक्ष में नहीं जाने वाले। और आज ये मुलाकात होती है, इसके मायने क्या समझे जाएं? हो सकता है कि इसके मायने कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता है इस मुलाकात के मायने वाकई बहुत बड़े हों। विधानसभा परिषद में दफ्तर में वो मिले, बात की, 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली। आदित्य ठाकरे भी इस दौरान मौजूद थे। आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, विधायक हैं। उद्धव ठाकरे भी विधायक। और बड़ी बात यहाँ की ये मुलाकात जो हुई है, ये देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई है। वो देवेंद्र फडणवीस जिनको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए ये कहे हुए कि उद्धव भाई आप अभी भी एनडीए में आ सकते हैं, क्योंकि हम 2029 तक तो विपक्ष में नहीं जाने वाले। शाहिद अंसारी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए। शायद मुंबई के अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरों को आपकी रिपोर्ट के जरिए हम समझते भी हैं, लोगों की कई कई बातों को देखते भी हैं कि उनका पॉलिटिकल झुकाव किस तरफ है, उनका बातों पर झुकाव किस तरफ है। लेकिन 24 घंटे नहीं हुए हैं देवेंद्र फडणवीस को यह कहे हुए कि उद्धव भाऊ अभी भी आ जाइए, क्योंकि 2029 तक हम विपक्ष में नहीं जा रहे हैं। 20 मिनट की मुलाकात कहने को बहुत मायने हो सकते हैं और शायद कुछ भी ना हो। आपको क्या लगता है? दरअसल राजी दोनों चीजें हैं। एक तो यह है कि हम इन चीजों, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद भी कहा है, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर जो है कि बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि हंसी मजाक और हंसी की बातें कही। जैसे कि आप शुरुआत का जो उनका वीडियो देख रहे हैं आप, असेंबली में जब जो है देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मुखातिब होकर कहा है कि 2029 और उसके बाद भी हम नहीं आएंगे, हम विपक्ष में नहीं है और आपके लिए जो है मौका है, आप आ सकते हैं, ये एक ऑफर था। और उस पर सब लोगों ने तय कहो फिर जो है पूरी असेंबली जो है गूंज उठी। लेकिन देखिए कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो है तो शायद संभव नहीं है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ लेगी या वो बीजेपी में जाएंगे। और तब जब ये दोनों भाई एक हो जाते हैं और फिर इसके साथ साथ जो है मौजूदा वक्त में जो लड़ाई चल रही है इन लोग की मराठी भाषा को लेकर, और सरकार का जो है उस भाषा को लेकर अपने कदम पीछे ले। फिर आज की अगर बात करें तो आज भी जो है उद्धव ठाकरे ने जो है सीएम फडणवीस से मुलाकात की। तकरीबन 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात रही और ये मुलाकात भी चूंकि असेंबली चल रही है और असेंबली में ये मिलने मिलाने की सिलसिला जो है बहुत आम सी बात होती है। हालांकि इस आम सी बात को जो है हम अब दो लोगों के बीच में दरमियान में क्या बात हुई है ये भी बहुत अहम होती है। हालांकि इस दौरान जो है उद्धव ठाकरे ने हिंदी पावर को लेकर जो है एक किताब उनको दी है तोहफे में,
और ये सारी चीजें एक तरह से असेंबली की जो रवायत होती है, जो परंपरा है राजीव, वो देखने को मिली है। समय मेरे पास है नहीं अब, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, आपने कहा ये आम सी मुलाकात थी, लेकिन मैं इतना कहूंगा शायद ये आम सी मुलाकात बहुत खास लोगों के बीच में हुई थी और बहुत खास मौके पर हुई थी। इसके असरात को समझने के लिए कुछ इंतजार तो करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शाहिद अंसारी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।